The Rizwanur Rahman case has been found dead. High Court today ordered the CBI to launch a fresh investigation into the death of 30-year-old graphics designer Rizwanur Rahman. रिजवानुर रहमान मौत के मामले में तोड़ी फैमिली पर और पुलिस पर शिकंजा कसता जा रहा है। Flags in the city today demanding a CBI inquiry into the entire issue. The protests were joined by Trinamool Congress chief Mamata Banerjee, Rizwan. Hello everyone, welcome back to another case study video with me. This is A&A और आज की केस में हम जानेंगे कि कैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान इन सब कंट्रीज़ में आज भी लोग क्या कहेंगे और एक आदमी की झूठी शान या फिर एक परिवार की झूठी शान किसी के भी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा मायने रखती है, कहीं ज़्यादा ऊपर रहती है. So without any further delay, let's get to know a little more about today's video surrounding around a loving son, a loving teacher and a very loving person, Rizwanur Rahman. रिजवानुर रहमान कोलकाता के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. उन्होंने अपनी पढ़ाई कोलकाता में ही कंप्लीट करी थी. उन्होंने अपना हाई स्कूल स्कूलिंग पार्ट कोलकाता के सेंट लॉरेंस स्कूल से कंप्लीट किया और फिर उन्होंने अपना बैचलर जो था अपना ग्रेजुएशन उन्होंने कोलकाता के ही सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया था. रिजवानुर रहमान पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे. वो एक बच्चा नहीं होता कि मतलब एग्ज़ाम टाइम में जिसका हम इंतज़ार करते हैं कि भाई हाँ वो मेरे साइड में पढ़े या फिर वो मेरे सामने पढ़े ताकि मैं उसमें से कुछ तो कॉपी कर लूँ. तो रिजवानुर वैसा टाइप का बच्चा था. सेंट जेवियर से अपना बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद रिजवानुर ने एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया और फिर उन्होंने अरेना मल्टीमीडिया करके एक इंस्टीट्यूट था उधर उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स देने लगे, पढ़ाने लगे, वो भी 10K पर मंथ की सैलरी में. रिजवानुर का जो स्वभाव था वो काफ़ी अच्छा सा फन लविंग या शांत सा था. सो इसी के कारण वो जो स्टूडेंट्स के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट से टीचर से बन गए थे. और फिर इसी इंस्टीट्यूट में रिजवानुर रहमान की मुलाकात हुई प्रियंका तोड़ी से. प्रियंका तोड़ी रिजवान की बस एक दोस्त थी, पर बाकी स्टूडेंट्स जो प्रियंका के साथ पढ़ते थे उनके हिसाब से प्रियंका को ना रिजवान का पर्सनालिटी, उनका चार्म बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लगता था. और इसीलिए प्रियंका ग्रेजुअली वो धीरे धीरे रिजवान को पसंद करने लगी. और धीरे धीरे जब ये प्रियंका का पसंद प्यार में बदला, एक्चुअल प्यार में बदला, तब प्रियंका ने अपने दोस्तों के थ्रू रिजवान को अपनी मन की बात बता दी, जिसमें रिजवान ने भी उधर से रिस्पॉन्स में हाँ कर दिया कि हाँ मैं भी तुमको पसंद करता हूँ. दोनों के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था. दोनों के फैमिली बैकग्राउंड्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे. इवन दोनों का रिलीजन तक सेम नहीं था. सो इन सब की परवाह ना करते हुए भी ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए और इवेंचुअली इन लोगों में प्यार भी बहुत था. अब हम अगर जाने कि इन दोनों के स्टेटस में, फैमिली बैकग्राउंड में कितना ज़्यादा डिफरेंस था, तो उसमें यू कैन नो कि उसमें आई जस्ट वांट से कि प्रियंका के जो डैड है वो उनका नाम है अशोक तोड़ी और अशोक तोड़ी लक्स कोजी ब्रांड के ऑनर है. अगर आप इंडिया, नेपाल या नेबर कंट्री से हो तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा लक्स कोजी ब्रांड के बारे में. गारमेंट्स वगैरह बनाती है ना. सो प्रियंका के डैड लक्स कोजी के मालिक थे. तो इससे आपको अंदाज़ा शायद से लग चुका होगा कि दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस था. दोनों के फैमिली बैकग्राउंड्स और एक फाइनेंशियली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी प्रियंका. और ये जानने के बाद शायद से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आगे क्या होने वाला है. हम ये केस बना भी क्यों रहे हैं. अब दोनों रिलेशनशिप में तो आ गए थे, पर दोनों ने ही अपनी फैमिली से इस बात को छुपा रखा था. दोनों ने ही अपनी फैमिलीज को कुछ नहीं बताया था अपने रिलेशनशिप के बारे में. ऑन अगस्त 18, 2007 प्रियंका और रिजवान दोनों ने ही स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर दोनों ने कोर्ट में जाके शादी कर ली. सदीक हुसैन, अटानू चैटर्जी और अन्नाडी चक्रवर्ती, ये तीनों रिजवान के दोस्त
विटनेस बने थे शादी में। रिजवान और प्रियंका दोनों ने ही अपनी अपनी शादियों के बारे में अपनी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताया, अपने फैमिलीज़ को भी नहीं बताया। और क्योंकि उनको पता था कि यार होना तो कुछ है नहीं, मतलब वो लोग क्या चाहेंगे कि वो लोग उनको साथ तो वैसे भी नहीं रहने देंगे, वो लोग यही चाहेंगे कि कैसे भी करके इनका हम डाइवोर्स करा दें, वो लोग इनको साथ नहीं रहने देंगे। इसी डर से स्पेशली प्रियंका की फैमिली जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट चली जाती उसकी, और इसीलिए उन लोगों ने ना बताने का ही सोचा, अभी सही समझा। तो शादी के बाद प्रियंका आराम से जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो वैसे करके अपने घर चली गई और नॉर्मली जैसे वो रहती थी वैसे ही रहने लगी। हालांकि शादी उसने कर ली थी। तब रिजवान ने पहली बार जब किसी को बताया अपनी शादी के बारे में तो वो उसी का भाई रुकवानूर था। और जब रिजवान अपने एक पुराने दोस्त पप्पू से मिला तब उसने उसको बैठ के सारी बातें बताई कि हाँ मैं एक लड़की से प्यार करता था और उसका नाम प्रियंका है और वो हिंदू है और वो इनकी बेटी है, और पर हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर कोर्ट में जाके शादी कर ली है, और अब मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं उसको अपने पास कैसे लाऊं, मैं उसे अपने घर पे कैसे लाऊं, क्योंकि हमें पता है कि लोग अपोज करेंगे इस शादी को, वो हमें अलग करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ मेरे को कुछ एडवाइस दो, प्लीज़ मेरे को कुछ सलाह दो कि मैं आगे क्या करूं। तब पप्पू ने रिजवान को ये सलाह दी कि तुम इस सारी अपनी पूरी सिचुएशन जाके पुलिस को एक्सप्लेन करो और उनसे जाके प्रोटेक्शन मांगो और फिर तुम प्रियंका को घर लेके आओ। तब 31 अगस्त को शादी के करीब 12 दिनों के बाद प्रियंका और रिजवान ने पुलिस कमिश्नर, DC साउथ पुलिस स्टेशन और कराया पुलिस स्टेशन को एक लेटर एप्लीकेशन लिखा जिसमें उन्होंने अपनी शादी के बारे में बताते हुए पुलिस प्रोटेक्शन मांगी थी। और फिर प्रियंका वहीं से प्रोटेक्शन मांगने साथ ही प्रियंका रिजवान के घर में चली गई और उसने उधर से ही अपने डैड को कॉल करा और उनको सारी बातें बताई कि हाँ मेरी शादी हो गई है, मैं रिजवान के पास आ चुकी हूँ, मैं अब उसी के घर में उसी के साथ रहूंगी। रिजवानुर रहमान एक बहुत ही छोटे से घर में, एक बहुत ही छोटे से अपार्टमेंट में, एक 2 BHK वाले अपार्टमेंट में एक मुस्लिम सोसाइटी में रहता था अपनी पूरी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली इंक्लूडिंग हिज ब्रदर एंड अंकल एज वेल शायद। अब प्रियंका ने जब अपने डैड अशोक तोडी को सब कुछ बता ही दिया था तो ऑब्वियसली अशोक तोडी इस बात से खुश नहीं थे। वो ये बैठ के सोच रहे थे कि मेरी बेटी, अशोक तोडी की बेटी इतने गरीब लड़के के साथ कैसे रह सकती है, इवन वो एक मुस्लिम है, एक मुस्लिम से कैसे शादी कर सकती है मेरी बेटी। तो ये सब सोचते हुए अशोक तोडी ने अपने भाइयों को लिया और फिर वो सीधे उसी दिन शाम को उसके घर चले गए, मतलब रिजवान के घर चले गए अपने भाइयों के साथ अशोक तोडी। और फिर वहाँ पे अशोक तोडी ने बैठ के अपनी बेटी से बात करा, उसको समझाया कि बेटा तुम्हारा यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, तुम यहाँ पे खुश नहीं रह सकती हो, तुमको इन लोगों ने बहला फुसला के अपने साथ रखा है। और इस पे प्रियंका ने बोला कि नहीं, मुझे तो नहीं जाना, मुझे तो इसी के साथ रहना है। तब अशोक तोडी ने रिजवान की फैमिली को एक ब्लैंक चेक ऑफ़र करा और उनको ये कहा कि आप इसमें जितना चाहे उतना अमाउंट डाल सकते हो, पर आप मेरी बेटी को मेरे पास वापस भेज दो, मुझे अपनी बेटी चाहिए, आपको जितना पैसा है आप निकाल लो। तो उस पर प्रियंका की माँ ने ये बोला कि हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, अगर आपकी बेटी आपके साथ जाना चाह रही है तो आप उसे बेशक ले जा सकते हो, पर हमें आपकी कोई भी ऐसी नहीं चाहिए कि हमें आपका कुछ भी पैसा नहीं चाहिए। पर अगर प्रियंका आपके साथ ना जाना चाहे तो उसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि अब वो हमारी बहू है। अब इस सब के बाद डेफिनेटली अशोक चुपचाप हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रहे होंगे, तो इसीलिए हम अपडेट वाइज देखेंगे कि इस दिन के बाद अशोक तोडी ने कितनी ज़्यादा कोशिशें करी, डेट वाइज देखेंगे कि बैकग्राउंड में क्या क्या इवेंट्स चल रहा था इस टाइम पे। अशोक तोडी ने डेफिनेटली अपनी एरी से लेके चोटी तक का जोर लगा रखा था प्रियंका और रिजवान को अलग करने में, प्रियंका को अपने घर लाने में। सितंबर 1 पे अशोक तोडी कराया पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से मिले और उनको अपनी सारी सिचुएशन बताया और उनसे मदद मांगी कि प्लीज़ आप मेरी मदद करो, मेरी बेटी प्रियंका को वापस मेरे पास लेके आ जाओ। तो उस इंचार्ज ने ये बोला
कि हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते, जो कुछ भी हुआ है वो लीगली हुआ है, वो दोनों लीगली शादीशुदा है, इवन वो दोनों बालिग है, वो दोनों अपनी डिसीजंस खुद ले सकते हैं, तो इसमें मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, सो मेरे को माफ़ करो और मैं आपकी कोई मदद तो नहीं कर सकता इस मामले में। तब अशोक तोडी के भाई अनिल सरावगी ने अशोक और डिप्यूटी कमिश्नर ज्ञानवंत सिंह के बीच में एक मीटिंग अरेंज कराई, जिसमें ज्ञानवंत सिंह ने अशोक तोडी को डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ डिटेक्टिव डिपार्टमेंट अजय कुमार को रेफर कर दिया। फिर अशोक तोडी अपने भाई प्रदीप तोडी के साथ उसी दिन अजय कुमार से मिलने गए और रिजवान के खिलाफ एक झूठा केस फाइल कर दिया, ये कह के कि मेरी बेटी प्रियंका को एक रिजवानुर रहमान नाम के लड़के ने जबरदस्ती बहला फुसला के या कुछ भी कह के अपने पास रखा है। तब उसी दिन करीब दिन के 2:30 बजे एसआई कृष्णेडू दास रिजवानुर रहमान के घर गए और उनका मैरिज सर्टिफिकेट वेरीफाई करा। फिर एसआई दास बिना किसी लीगल नोटिस के, बिना किसी अथॉरिटी के रिजवान को अरेस्ट करके, इवन प्रियंका को भी अरेस्ट करके असिस्टेंट कमिश्नर सुकंती चक्रवर्ती के पास ले गए, जहां पे फिर सुकंती चक्रवर्ती ने भी इन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट वेरीफाई करा और फिर रिजवानुर रहमान को धमकी दी कि भाई तू इसको छोड़ दे वरना हम तुझे किसी भी झूठा इल्ज़ाम लगा के तुझ पे कोई सा भी झूठा इल्ज़ाम लगा के तुझे जेल में डाल देंगे। और ये धमकी वगैरह देने के बाद दोनों को छोड़ दिया गया और फिर दोनों अपने घर वापस आ गए। और फिर उसी दिन शाम को अशोक, अनिल और प्रदीप तीनों भाई मिले और फिर उन्होंने ये प्लान बनाया कि क्यों ना हम पप्पू, जो कि रिजवान का वही दोस्त था जिसने उसे प्रोटेक्शन मांगने के लिए बोला था, सो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उसके दोस्त पप्पू को इन्फ्लुएंस करें और उसको ये कहे, उसके दिमाग में डाल दे कि उसको जैसे भी करके रिजवान और प्रियंका को अलग करना है, हम उसको मुंह मांगी रकम देंगे। तब उन्होंने हसन अली, जो कि एक बिल्डर और उस एरिया का एक बड़ा आदमी था, उसको कांटेक्ट करा और उससे मदद मांगी। तब उसी दिन रात को हसन अली पप्पू के घर गया और उसको समझाया कि एक सेटलमेंट करा लो दोनों परिवार के बीच में और प्रियंका को अपने घर भेज दो। और फिर ऐसे ही करके बार बार रिजवानुर के फैमिली मेम्बर्स को और उसको बहुत ही ज़्यादा धमकियाँ दी जा रही थी कि कैसे भी करके प्रियंका को वो वापस भेज दे, वो कैसे भी करके इस शादी को तोड़ दे। अशोक ने फिर इसके बाद अपने ड्राइवर हरी यादव के थ्रू भी रिजवान के फैमिली को ब्राइब करने की कोशिश करी, उनको पैसे ऑफर करने की कोशिश करी, पर उस पर भी रिजवान के फैमिली ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हमें तो आपके पैसे नहीं चाहिए, अगर आपकी बेटी आपके साथ जाना चाहे तो आप ले जा सकते हो, पर हमें आप बार बार पैसे देके क्यों शर्मिंदा कर रहे हो। अब अशोक और प्रदीप तोडी दोनों ने रिजवानुर के अंकल सैदुर रहमान को बुलाया और उसको पैसे दिए और उससे सारी इंफॉर्मेशंस लिया कि मतलब घर में अभी क्या चल रहा है, वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं, उनका फर्दर एक्शन क्या होने वाला है, वो क्या करने का सोच रहे हैं। सो ये इसके लिए उन्होंने उसको पैसे दिए, पर इस बात का कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है हमारे पास कि सच में सैदुर रहमान ने पैसों को ऑफर को एक्सेप्ट करा था और उन्होंने उसको सारी बातें बताई थी। इट्स जस्ट अ थ्योरी वी कैन से। फिर सितंबर 4 को सरावगी के कहने पे ज्ञानवंत सिंह ने रिजवान और प्रियंका को पप्पू के थ्रू अपने ऑफिस में बुलाया, जहाँ पे ज्ञानवंत प्रियंका की माँ और उसकी आंटी ने उसको घर आने के लिए बहुत मनाया, पर इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं है कि उस दिन ज्ञानवंत ने रिजवानुर को फिर से धमकी दिया था उसको छोड़ने के लिए। फिर रिजवान, प्रियंका और उनके फैमिली मेंबर्स को एंटी राउडी सेक्शन ले जाया गया, जिधर अशोक तोडी ने कुछ स्टैम्प पेपर्स पे साइन करने को बोला, जिसको करने के लिए रिजवान ने मना कर दिया। फिर सितंबर 5 को अशोक तोडी और एमएलए जावेद खान मिले साउथ के डिप्यूटी कमिश्नर जावेद सहमीम से और उनको रिक्वेस्ट करा इस मामले में उनकी मदद करने के लिए, पर डीसी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि जो कराया पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने बोला था कि हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते, दोनों बालिग के दोनों ने अपनी मर्जी से शादी करी है और सब कुछ लीगल है, यही उन्होंने भी कहा और उन्होंने मदद करने से मना कर दिया। तो सितंबर 6 को अशोक तोडी ने लक्स होशियारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर स्नेहाशीष गंगुली को रिक्वेस्ट करा कि वो अशोक का अपॉइंटमेंट प्रसून मुखर्जी के साथ फिक्स करे, जो तब के पुलिस कमिश्नर थे। फिर सितंबर 7 को अशोक तोडी अपोलो ग्लिंगल्स, सॉरी इफ आई प्रोनाउंसिएटेड दैट रॉन्ग, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए चेस्ट पेन के कारण
अब ये तो किसी को नहीं पता कि वो सच में चेस्ट पेन के कारण ही एडमिट हुए थे या फिर प्रियंका को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रियंका को इमोशनली मजबूर करने के लिए कि वो कैसे भी करके उनकी बात मान ले, उसके लिए वो एडमिट हुए थे। और उसी दिन फिर प्रदीप तोड़ी अशोक के तरफ से स्नेहाशीष गंगुली के साथ प्रसून मुखर्जी से मिलने गए और उनको बोला इस मामले में उनकी मदद करने को। फिर सितंबर 8 को प्रदीप तोड़ी ने एक झूठा एप्लीकेशन अजय कुमार को सबमिट करा जिसमें ये लिखा था कि प्रियंका को रिजवान ने अपने साथ जबरदस्ती रखा था। और फिर सुकंती चक्रवर्ती के कहने पे इंस्पेक्टर सधान सिन्हा और कृष्णेडू रिजवान के घर गए और उनको अजय कुमार से उसके ऑफिस में जाके मिलने को बोला। रिजवान और प्रियंका दोनों नहीं जाना चाहते थे। तब फिर से सिन्हा और दास ने धमकी दिया दोनों को। तब पप्पू जो रिजवान का दोस्त था उसने कहा कि अच्छा एक बार मिल लो अजय कुमार से। तो वो रुकवानुर रहमान, ताज मोहम्मद और जलीसुर रहमान के साथ उसके ऑफिस गए। अपने ऑफिस में अजय कुमार ने फिर रिजवान को ये कहा कि तुम प्रियंका तोड़ी को अपने पापा के घर एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए जाने दो। अगर तुमने उसे नहीं भेजा, अगर तुमने उसे अपने उस छोटे से घर में कैद रखा तो तुम पे हम किडनैपिंग और चोरी जैसे इल्ज़ाम लगा देंगे और तुमको हम जेल में डाल देंगे। तब उन्होंने ये कहा, पुलिस ने ये कहा कि पुलिस को ये बताया गया है कि जिस दिन से प्रियंका रिजवान के पास गई है, उसके घर में रहने गई है, उस दिन से प्रियंका ने अपने माँ बाप से ठीक से बात नहीं करी है। उसने अपने माँ बाप से प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करा है और इसी के कारण प्रियंका के पेरेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान है। एज रिजवान प्रियंका के साथ हर घर ही रहता था जब भी वो अपने मॉम डैड से बात करती थी, जिसके कारण उनके पेरेंट्स को लगता है कि प्रियंका बहुत ही ज़्यादा दब के बात कर रही है, बहुत ही ज़्यादा दबी आवाज़ में बात करती थी और ना ही अच्छे से ढंग से खुल के रिप्लाई कर पाती थी, कोई भी बात का आंसर कर पाती थी। इसीलिए उनको लगता है कि एटलीस्ट एक हफ्ते तक उनको उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि प्रियंका के फैमिली को ये लगता है कि प्रियंका रिजवान से डरती है और प्रियंका को उन लोगों ने ज़बरदस्ती अपने पास रखा है और वो उससे और उसकी फैमिली से डरती है, जिसके कारण वो कुछ नहीं बोल पा रही है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। तो अगर वो एक हफ्ते के लिए अपने पेरेंट्स के पास जाए और उनको सब कुछ समझा दे कि हाँ भाई मैं अपने मर्ज़ी से यहाँ पे हूँ, मुझे बहुत खुशी मिल रही है यहाँ पे और मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, तब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तब वो लोग उसको वापस से परेशान नहीं करेंगे। अगेन ये सब पुलिस के अकॉर्डिंग प्रियंका के घर वालों ने पुलिस को ये सब सारी बातें बताई है और इस बात को डिफेंड करने की रिजवान ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी थी, पर इवेंचुअली पुलिस ने इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया, इतना ज़्यादा वो कर दिया ना उसको, कि इवेंचुअली उसने हाँ कर दिया कि ठीक है हम प्रियंका को एक हफ्ते के लिए भेज सकते हैं, पर हमारी एक शर्त रहेगी, मुझे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट साइन चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि एग्जैक्टली एक हफ्ते के बाद प्रियंका मेरे पास वापस आ जाएगी और इस पे उनको साइन करना होगा। ये पूरा लीगल होना चाहिए। तब प्रियंका के अंकल अनिल सरावगी, जो कि उस टाइम उधर मौजूद थे, उन्होंने पुलिस और रिजवान के सामने एक डॉक्यूमेंट पे साइन करा जिसके अकॉर्डिंग प्रियंका रिजवान के पास एग्जैक्ट 7 दिनों के बाद वापस आ जाएगी। दैट वॉज ऑन सितंबर 15 और ये सब हो जाने के बाद उसी दिन 8 सितंबर को ही प्रियंका अपने घर वापस चली गई। फिर सितंबर 9 अगले ही दिन प्रियंका तोड़ी ने अपने अंकल अनिल सरावगी के फ़ोन से रिजवान को कॉल करा और उससे बताया कि मुझे शायद से 7 दिन से ज़्यादा लग सकते हैं, पर तुम चिंता मत करना और तुम अभी जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम कुछ भी लीगल एक्शन मत लेना और ना ही कोई तुम स्टेटमेंट दोगे पुलिस या मीडिया को। और एक इंटरव्यू के दौरान प्रियंका तोड़ी ने ये कहा था कि जब 8 सितंबर को वो अपने घर वापस गई तब उधर उसको अशोक तोड़ी ने ये बोला था कि हम इस मामले को थोड़ा टाइम देंगे ताकि उसकी बहन और उसके कज़न ब्रदर की शादी हो सके और उनको ये भी पता चल जाएगा कि एटलीस्ट रिजवान उनकी बेटी के लायक है भी या नहीं, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो उसको रख सकेगा या नहीं, एनी अदर फैमिली गेटिंग देयर डॉटर्स मैरिड। फिर सितंबर 10 को अशोक तोड़ी अपनी बेटी प्रियंका को लेके पहले तिरुपति गया और फिर तिरुपुर पूजा वगैरह करने के लिए
ताकि प्रियंका वापस रिजवान के घर 7 दिन में तो एटलीस्ट ना जा सके, एंड मेड हर स्टे देयर फॉर सितंबर 26। सितंबर 11 को प्रियंका ने फिर से अनिल सरावगी के फ़ोन से रिजवान को कॉल करा था सुबह 9 बजे के करीब। उसने पॉम्पी रॉय, जो कि रिजवान की एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसके बारे में पूछा था और कहा कि अशोक उससे उस बारे में पूछ रहा था। तब प्रियंका ने रिजवान को ये बोला कि सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें बस थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो प्रियंका ने कहा कि वो 18 को मिलेंगे और फिर इस बारे में बात करेंगे कि और कितना वेट करना होगा। फिर प्रियंका ने रिजवान से ये पूछा, हाउ लॉन्ग विल यू वेट फॉर मी, टू विच ही रिप्लाइड, अ लाइफ टाइम। और ये लास्ट डेट था जब उन दोनों के बीच में कुछ बात हुई, जब प्रियंका ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी। फिर सितंबर 12 को प्रियंका को उसके रिजवान के घर ना भेजना पड़े, इसीलिए अनिल सरावगी ने अशोक तोड़ी को एक लेटर भेजा, जिसकी कॉपी उसने अजय कुमार को भेज दिया, जिसमें लिखा था कि प्रियंका को तुम लोग 7 दिनों के बाद वापस रिजवान के घर भेज देना, मुझे कुछ अर्जेंट बेसिस पे बाहर जाना पड़ रहा है, मुझे कुछ बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है, इसीलिए मैं ये जिम्मेदारी तुम लोगों को दे रहा हूँ। फिर सितंबर 13 को प्रदीप तोड़ी, जो कि प्रियंका के अंकल थे, वो अपने वाइफ के साथ पॉम्पी रॉय, रिजवान की एक्स गर्लफ्रेंड पॉम्पी रॉय के घर गए और उससे बात करी, ताकि कैसे भी करके वो रिजवान और प्रियंका के बीच में फूट डाल सके, अनबन ला सके। तो उन्होंने जाके पॉम्पी रॉय से रिजवान के बारे में सब कुछ पूछा और उससे कहा कि मैं हमारी एक भतीजी है जो उसके साथ रहना चाह रही, पर हम नहीं चाहते कि वो उसके साथ रहे, इसीलिए तुम कुछ भी करके उसको कन्विंस करो, उसको बताओ कि रिजवान कैसा रिजवान के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताओ, ताकि वो एटलीस्ट दोबारा सोच पाए इस बात को। तब प्रदीप तोड़ी के कॉल से पॉम्पी रॉय ने प्रियंका को उससे बात करा और उससे ये सलाह दिया कि तुमको शायद से एक बार फिर से सोचना चाहिए रिजवान को लेकर। उस दिन अशोक तोड़ी तिरुपुर में ही थे और एक एप्लीकेशन अशोक के साइन के साथ अजय कुमार के ऑफिस सबमिट हुआ, जिसमें लिखा था कि प्रियंका 8 सितंबर को अपने घर आ गई है और तभी से वो मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रही है और बेड रेस्ट पे है। फिर सितंबर 13 को ही प्रदीप तोड़ी और उमेश कयाल ITC सोनार होटल में रिजवान के फैमिली फ्रेंड मोहिउद्दीन से मिले और उसको 5 लाख दिया शादी तोड़वाने के लिए। फिर सितंबर 14 को प्रदीप तोड़ी ने एक झूठा एप्लीकेशन सबमिट करा DC के ऑफिस में, स्टेटिंग कि उसको सडिकी हुसैन फ्रॉम आगरा, उसको एक धमकी वाला कॉल आया था और उसने ये कहा था कि तुम क्या जल्द से जल्द प्रियंका को रिजवान के पास भेज दो, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। फिर सितंबर 15 को जब ऑफिशियली वो डेडलाइन आ चुका था, मतलब वो 7 दिन पूरे हो चुके थे अकॉर्डिंग टू दी एग्रीमेंट, तब रिजवान ने अशोक तोड़ी को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करी, जिसका रिस्पॉन्स अशोक नहीं दे रहा था। फिर रिजवान ने बिमल तोड़ी और अशोक तोड़ी को कुछ मैसेजेस सेंड करा रिक्वेस्टिंग देम टू सी सम एडवर्टाइजमेंट्स व्हिच ही हैड डिजाइन्ड फॉर लक्स कोजी। फिर अगले दिन मतलब सितंबर 16 को भी रिजवान ने अशोक तोड़ी को मैसेजेस और कॉल्स करे, पर इसका भी रिस्पॉन्स रिप्लाई कुछ भी नहीं दिया अशोक तोड़ी ने, और ना ही इस सब के बारे में अशोक तोड़ी ने प्रियंका से कुछ कहा। फिर पप्पू, जो कि रिजवान का दोस्त था, उसने जाके बोला अपने रिजवान के भाई रुकवान से जाके बोला कि तुम रिजवान को जाके समझाओ कि वो अशोक तोड़ी को कॉल या मैसेजेस करके परेशान करना बंद करे, वरना DC ने कहा है कि वो रिजवान को अरेस्ट कर लेंगे आके। पर रिजवान को तो बस अपनी बीवी प्रियंका तोड़ी से बात करनी थी, बट इवेंचुअली प्रियंका तोड़ी का फोन स्विच ऑफ था। फिर रिजवानुर रहमान ने बहुत ही ज़्यादा वो डेस्परेट हो ही चुका था अपनी बीवी से बात करने के लिए। इसी के कारण उसने एक लड़की के नाम से एक मेल ID बनाई, preetisaraf@gmail.com करके, और फिर उसने सितंबर 17 को, मतलब 2 दिन के बाद, एग्रीमेंट के 2 दिन के बाद, उसने प्रियंका तोड़ी को एक मेल भेज दिया। इस बात से हम ये इतना अंदाज़ा लगा सकते थे कि वो बेचारा, मतलब रिजवान, इतना ज़्यादा हेल्पलेस और डेस्परेट हो चुका था अपनी बीवी से बात करने के लिए कि वो बस कैसे भी करके उस तक रीच आउट होना चाहता था। फिर 18 सितंबर को पुलिस ने सडिकी, जो कि रिजवान और प्रियंका की शादी का विटनेस था, उसको धमकाया और ये कह के गिरफ्तार कर लिया कि उसने प्रियंका को फोर्स किया है इस शादी में। अब 19 सितंबर हो चुका था
और रिजवान के पास प्रियंका का ना कोई मैसेज आया, ना ही वो दोनों मिले थे। जबकि डेडलाइन ख़त्म हुए 3-4 दिन हो चुके थे, तब ना रिजवान ने एक एनजीओ के साथ मिलकर पुलिस हैरासमेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। रिजवानुर रहमान को ना डायरी लिखने की आदत थी और अकॉर्डिंग टू हिज डायरी एंड हिज क्लोज फ्रेंड्स, रिजवान वाज आल्सो प्लानिंग टू टेक फर्दर एक्शंस टू गेट हिज वाइफ बैक। रिजवानुर रहमान ने अपनी मौत से पहले एक एनजीओ को एक लेटर भेजा था जिसमें उसने ये लिखा था कि मैं अब अपना धर्म अपना मजहब त्यागने को तैयार हूँ, मैं हिंदुइज्म एक्सेप्ट करने को भी तैयार हूँ, मुझे प्लीज अपनी बीवी प्रियंका के साथ रहने दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अच्छी शादीशुदा जिंदगी चाहिए, अपना परिवार चाहिए, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और इस टाइम पे ना रिजवान अपनी मौसी केसर जहान के साथ रह रहा था उन्हीं के घर में। सितंबर 20 को करीब 5 बजे शाम को रिजवान एडवोकेट हिमांशु डी से मिला, जिसने उसको अपनी बीवी को वापस पाने के लिए एक हैविस कॉर्पस पिटीशन फाइल करने को बोला। फिर रिजवान ने सदीकी हुसैन को सारे लीगल एक्सपेंसेस के बारे में बताया और उनको ये कहा कि अगर मैं ना बचूं इस सब में तो अरेना मल्टीमीडिया के साथ तुम मिलकर कुछ करना टू परपेचुएट माई मेमोरी। जिस पे सदीकी हुसैन ने उसको यही सलाह दिया कि भाई तू कुछ मत करना, भाई तू कुछ खुद को मत करना, ये एक दौर है, ये भी गुजर जाएगा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर तू कुछ मत करना अपने आप को। बहुत से यार। 21 सितंबर को रिजवान की बॉडी रेलवे ट्रैक पे पड़ी हुई मिली। उसके दोनों हाथ उसके चेस्ट पे थे और उसके सिर के पीछे बहुत ही गहरी सी चोट लगी थी। 21 को करीब 8:30 सुबह के अराउंड अपनी मौसी के घर से बिना नाश्ता किए निकल गया था रिजवान, और जाने से पहले उसने 2 पैकेट अपने कज़न इजाजुद्दीन को दिया और कहा कि वो बाद में बताएगा कि कौन सा पैकेट कहाँ पे डिलीवर करना है। 9:30 बजे के करीब रिजवान ने एक पीसीओ से अपने कज़न इजाजुद्दीन को कॉल करा और उसको बोला कि तुम एक पैकेट मेरी इस वाली स्टूडेंट को दे देना और एक पैकेट तुम मेरे भाई रुकवानूर को दे देना। मरने से पहले रिजवानूर ने ना अशोक तोड़ी को भी टेक्स्ट करा था और उसने ये कहा था कि प्रियंका को आप प्लीज़ मेरे पास भेज दो वरना मैं खुद को मार दूंगा। जिसपे अशोक तोड़ी ने ये रिप्लाई किया कि तुम्हारा जो जी में आ रहा है वो करो, भाड़ में जाओ। फिर करीब 10:30 बजे शीतल प्रसाद ड्राइवर ऑफ BS1 UP ट्रेन, उसने एक इंसान जो कि व्हाइट शर्ट में था उसको रेलवे ट्रैक 2 पे खड़ा हुआ देखा। When the train was near Patipukar home signal on track 3 at a speed of 70 km/h, और जैसे जैसे ट्रेन उसके करीब जा रहा था वो इंसान ट्रैक 3 पे आके लेफ्ट ट्रैक पे लेट गया with head facing towards डमडम रेलवे स्टेशन। तब ट्रेन पास कर गई और एक जर्क के साथ ड्राइवर को ये एहसास हो गया कि शायद ट्रेन उसके ऊपर से गुजरी है, और तब उसने ट्रेन गार्ड सुजीत कुमार सरकार को इन्फॉर्म करा, जिसने जाके उस डेड बॉडी को देखा और RRI डमडम जंक्शन को इन्फॉर्म कर दिया। अब इस वाली बात में ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है कि मैंने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स को वेरीफाई देखा था, मैंने बहुत सारे इंटरनेट पे सर्फ करा, तो इसमें ना 2 बातें सामने आई। एक जो मैंने अभी आपको बताई और दूसरी ये थी कि जिस ड्राइवर ने रिजवान को देखा उसका ये कहना था कि जब मैंने दूर से रिजवान को देखा तब वो पहले से ही वहाँ पे ट्रैक पे था और ट्रेन कभी उसके ऊपर से गई ही नहीं, क्योंकि मैंने ट्रेन को उधर ही रोक दिया था और फिर मैं ट्रेन से निकल के उसको देखने गया, जिस पे मैंने ये देखा कि वो तो मर चुका है, वो तो पहले से ही वहाँ पे मर चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेन तो कभी उस पर चली ही नहीं, तो इस पर ये दो थ्योरीज बने थे। अब कौन सा सही है कौन सा गलत, I really don't know। रिजवान की डेथ के बाद प्रियंका मेट स्टेट वुमेन्स कमीशन डेलीगेशन और उनको ये कहा कि उसके ऊपर पुलिस का कोई भी दबाव नहीं था, उसके ऊपर किसी ने भी कुछ भी प्रेशर नहीं डाला था और ना ही उसको किसी ने भी खराब तरीके से ट्रीट किया था। और फिर CBI ने ये कहा कि ये केस CBI के पास थी, तो CBI ने ये कहा कि रिजवानुर रहमान ने सुसाइड कराया और वो लोग अशोक तोड़ी को डेफिनेटली चार्ज करेंगे रिजवान को
सुसाइड करने के लिए उकसाने को। इवन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले ही जो तब के पुलिस कमिश्नर थे प्रसून मुखर्जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि रिजवान ने सुसाइड ही करा है। और उन्होंने ये कहा कि इवन ऐसे भाग के शादी करना इवन बाय अडल्ट मोरली अनएक्सेप्टेबल है। और इन मामलों में पुलिस अपना इन्वॉल्वमेंट हमेशा से देती आ रही है और अब आगे भी देती जाएगी। और उसने ये कहा कि अगर पुलिस इन मामलों में इन्वेड ना करेगी तो कौन करेगा, PWD। और जब मीडिया ने प्रसून मुखर्जी को इस बात को क्रॉस करते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही एक लॉ सैंक्शन करा है, एक लॉ पास करा है कि इंटर रिलीजन मैरिजेस जो है वो वैलिड है, वो कर सकते हैं लोग। और इस लॉ की प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को ही जिम्मा दिया है कि पुलिस को ही इस लॉ को प्रोटेक्ट करना है। और इसको अगर पुलिस ने ही ऐसा करने लगी, पुलिस ही इन सब मामलों में हस्तक्षेप करने लगी, तो आम इंसान क्या करेगा वाला, जिस पे प्रसून मुखर्जी गुस्सा हो गए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। मीडिया के शुरुआती जांच में ये पता चला कि प्रसून मुखर्जी अशोक तोडी के भाई से रिजवान और प्रियंका की शादी के कुछ दिनों के बाद ही मिले थे और तोडीज को अश्योर करा था कि वो उन दोनों को अलग करने में इनका पूरा साथ देंगे। प्रसून मुखर्जी अभी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट है और वो इस पोस्ट को बड़े आसानी से जीत गए ड्यू टू एन एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम द CM ऑफ वेस्ट बंगाल। और फाइनेंशियली अशोक तोडी ने उसका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करा था। और आई डोंट थिंक कि मेरे को बताना पड़ेगा आपको कि अशोक तोडी ने उसको फाइनेंशियली क्यों सपोर्ट करा होगा। और फिर मीडिया के रिपोर्ट्स ना सुसाइड वाले थ्योरी को चैलेंज करने लगे। वो ट्रेन ड्राइवर जिसने बताया था कि मेरी ट्रेन तो उस पर कभी चढ़ी ही नहीं, मैं तो पहले ही ट्रेन रोक दिया था। और मीडिया के जो रिपोर्ट्स थे ना वो सुसाइड वाले थ्योरी को चैलेंज करने लगे। एज वो जो ट्रेन ड्राइवर था जिसने बताया कि मैंने तो ट्रेन पहले ही रोक लिया था और मैंने जब उसको जाके देखा तो वो तो पहले ही मर चुका था, तो वो तो कभी ट्रेन से टकराया ही नहीं, वो तो पहले ही वहाँ पे मरा पड़ा था। इस सब के कारण इसको सुसाइड कहना थोड़ा सा मुश्किल था। ऑन 16 अक्टूबर 2007 हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि रिजवान का जो डेथ इन्वेस्टिगेशन है वो जो अभी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है वो इलीगल है, उसे जल्द से जल्द CBI को सौंप दिया जाए। 17 अक्टूबर को सिविल सोसाइटी से बहुत ज़्यादा प्रेशर आने के बाद वेस्ट बंगाल के CM बुद्धादेव भट्टाचार्य ने 5 पुलिस ऑफिसर इंक्लूडिंग कमिश्नर प्रसून मुखर्जी और डिप्यूटी कमिश्नर ज्ञानवंत सिंह अजय कुमार का उनके पोस्ट से तत्काल ही ट्रांसफ़र कर दिया। वो पूरी तरीके से अवेयर थे कि रिजवान ने किसी भी तरीके का कोई सा भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं करा है। उसने प्रॉपर कोर्ट में जाके शादी करी थी, पर इन लोगों ने फिर भी उसको बहुत ही ज़्यादा धमकाया, बहुत ही ज़्यादा दबा के रखा, वो भी बस इसलिए क्योंकि दे गॉट सम पर्सनल कनेक्शंस विद अशोक तोडी। और ही ऑल्सो एग्रीड टू रन अ CBI इंक्वायरी अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट रूलिंग। और ये कहा कि अगर ये ट्रांसफर्ड पुलिस गिल्टी प्रूव होते हैं तो दे विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि बहुत सारे लोगों को अशोक तोडी ने पैसे दिए थे, इंक्लूडिंग सम गुंडेज और इंक्लूडिंग सम गूंस, मतलब गुंडों को और रिजवान के फैमिली मेंबर्स को। पर रिजवान के फैमिली मेंबर्स ने ये पूरा साफ इनकार कर दिया कि भाई हमें पैसे दिए गए थे पर हमने कभी लिए नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 13 सितंबर को रिजवान के फैमिली फ्रेंड सायद मोहिउद्दीन ने 5 लाख लिए थे और 19 सितंबर को भी पप्पू ने 6 लाख लिए थे शादी तोड़वाने के लिए। अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने ये सारा पैसा रिजवान के भाई रुकवानूर को ट्रांसफर कर दिया था। अब रिजवान के मौत को ना पूरे 1 महीना हो चुके थे और इस टाइम तक पब्लिक बहुत ही ज्यादा भड़क चुकी थी। पुलिस जो कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए ही होते हैं, वो जो कानून के रक्षक है वही भक्षक कैसे बन सकते हैं। अगर पुलिस ही ऐसा करेगी तो हम आम जनता कहाँ जाएंगे, हम किस पे ट्रस्ट करेंगे। which was obvious, which was natural and which was true. अब इसी दौरान कुछ टेक्स्ट मैसेजेस मीडिया में लीक होता है। एक अननोन सोर्स के थ्रू मरने से कुछ टाइम पहले रिजवान ने ये टेक्स्ट मैसेजेस भेजे होते हैं। फिर मीडिया ना सारे SMS के डिटेल्स वगैरह पब्लिश करने लगी और सुसाइड वाले थ्योरी पे आर्ग्यूमेंट करने लगी। जस्ट इन केस इफ यू डोंट नो, इंडिया में ना किसी भी इंसान के प्राइवेट मैसेजेस को लीक करना या ट्रैक करना ये इलीगल माना जाता है जब तक वो इंसान कोई सस्पेक्ट ना हो, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व
इन्वॉल्व ना हो तब तक उसके प्राइवेट SMS ऐसे पब्लिक कर देना वो इलीगल माना जाता है। एज रिजवान ने कोई क्राइम नहीं किया था तो पुलिस पता लगाने लगी किसने लीक करवाया इसके टेक्स्ट मैसेजेस, पर इसके बारे में ना मुझे किसी भी न्यूज़ आर्टिकल्स में किसी भी प्लेस पे कुछ भी नहीं मिला कि मोबाइल सर्विस वालों को आखिर किसने बोला उसके चैट्स को रिवील करने के लिए, आखिर किसने बोला मोबाइल सर्विस वालों को कि वो इसके चैट्स लीक करते हैं। उस टेक्स्ट में अशोक तोड़ी को रिजवान ने 21 की सुबह 9:30 को ये टेक्स्ट करा था, पापा मैं 10 मिनट के बाद खुद को मार दूंगा, मुझे प्लीज एक आखिरी बार उससे बात करने दो। सेकेंड मैसेज वॉज सेंट टू प्रियंकाज मदर विमला तोड़ी एट 9:30 AM। अच्छा, पहला मैसेज ना 9:24 को भेजा था। माँ मैं 5 मिनट के बाद खुद को मार दूंगा, प्लीज मुझे उससे बात करने दो। दोनों ही टेक्स्ट रिजवान ने हिंदी में भेजा था। तो इस पे ना रिजवान के भाई रुकवानूर ने आके ये बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये टेक्स्ट रिजवान ने करा है, क्योंकि वो टेक्स्ट के टाइम पे मैक्सिमम इंग्लिश ही यूज करता है, इंग्लिश सेंटेंस में ही वो टेक्स्ट करना प्रीफर करता है, क्योंकि रिजवान कैथोलिक कॉलेज से ग्रेजुएटेड था। अगर हम कुछ और र्यूमर्स की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग ना रिजवान ने अपने एक दोस्त को भी ये टेक्स्ट करा था कि प्लीज प्रोटेस्ट आउट अलाउड व्हेन आई एम गॉन। और इवन उसने अपनी एक्स पॉम्पी रॉय को भी कॉल करा था और उससे कहा कि वो उससे ये कहा कि वो खुद को मारना चाहता है और वो परेशान हो चुका है इस सब चीज़ों से। पर इन सब बातों का ना ये सब एक बस र्यूमर ही बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है इसके लिए। CBI को इस जांच के दौरान एक अननोन बंदे ने एक लेटर भेजा था जिसके हिसाब से रिजवान के मर्डर से पहले उसी दिन उसका किडनैपिंग हुआ था। और नवंबर 3 को एक आदमी जिसका नाम इंद्रानील घोष है, उसने एक मीडिया TV चैनल पे ये बोला कि उसने रहमान को उस दिन किडनैप होते हुए देखा था। अब एक आदमी नेशनल TV पे आके इतना बड़ी बात बोल रहा है, तो CBI ने ये सोचा कि पहले भी तो हमें एक इंसान ने कुछ ऐसी ही बातें करके लेटर भेजी थी, तो इसीलिए CBI ने उस इंसान को अपने पास बुलाया और उससे इन्वेस्टिगेट करने लगी, पूछताछ करने लगी। पर पूछताछ के दौरान ना वो बंदा बार बार अपनी कहानी बदले जा रहा था। तो CBI ने ये कंक्लूड कर दिया कि भाई ये बंदा ऐसे ही फुकरा इंसान है, ये ऐसे ही अपना कुछ भी पॉपुलर होने के लिए कुछ भी बोले जा रहा है, बनाया जा रहा है। इसीलिए कोई कंक्रीट एविडेंस ना होने के कारण और उसकी अपनी बात में ही कंसिस्टेंसी ना होने के कारण CBI ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और उसको भेज दिया। प्रियंका तोड़ी ने अपने मदर इन लॉ को 6 नवंबर को एक लेटर भेजा जिसमें लिखा था वो रिजवान के घर वापस नहीं आना चाहती है, वो अब अपने डैड के साथ ही रहेगी और उसको भी रिजवान के मौत का उतना ही ज्यादा दुख है जितना उसके परिवार वालों को है। और फिर उसने उस लेटर के थ्रू ये लिखा कि आप प्लीज मेरे सारे सामान इंक्लूडिंग साड़ीज, ग्रीटिंग कार्ड्स, पर्सनल डायरीज, फोटोग्राफ्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, स्कूल सर्टिफिकेट मुझे लौटा दो। और ये लेटर अशोक के एडवोकेट का एक स्टाफ लेके गया था। और प्रियंका ने ये भी कहा था कि आप लोग मेरी पर्सनल चीज़ें, मेरी तस्वीरें मेरे परमिशन के बिना मीडिया में कैसे दे सकते हो। अब आई कैन नॉट रियली इमेजिन कि एक माँ पे क्या गुजर रही होगी जिसने अभी 1 महीने पहले ही अपने बेटे को खोया है, वो भी इसी लड़की के कारण जिसको वो अपने दिल से अपना बहू मान चुकी थी। रिजवान की माँ किशोर जहान ने मीडिया में ये कहा कि वो लेटर एक जले पे नमक छिड़कने बराबर ही था उनके लिए, और वो बस इतना चाहती उनको ये लेटर पढ़ते हुए इतना दुख हुआ और वो बस इतना चाहती थी कि एटलीस्ट रिजवान की बीवी, उनकी बहू रिजवान के लास्ट रिचुअल्स में तो आके पार्टिसिपेट करे। तब किशोर जहान ने उस लेटर का रिप्लाई करते हुए प्रियंका को ये बोला कि तुम्हें एक बार तो माँ से मिलने आना चाहिए था, जिस माँ ने पुलिस और तुम्हारे पिता के साजिश के तहत अपने बेटे को खो दिया। तुम्हें एटलीस्ट एक बार खुद से तो आना चाहिए था ना घर, और तुम्हें अगर अपनी चीज़ें भी चाहिए थी तो तुम्हें खुद से आना चाहिए था, पर तुमने बस अपने वकील के थ्रू एक लेटर भेज दिया। ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि तुम यहाँ पे आ भी नहीं सकती हो। आई होप कि तुम अपना सारा सामान लेने अब खुद ही यहाँ पे आओगी। इट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट अगर मुझे ये सारा सामान
एक प्यून को देना पड़े इंस्टीड ऑफ माई डॉटर इन लॉ, जिससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है और ना ही कभी थी। इसके बाद ना प्रियंका ने फिर से रिजवान की माँ को एक लेटर लिखा जिसमें उसने ये कहा कि प्लीज़ आप मेरा सारा सामान वापस कर दो, मैं वहाँ पे नहीं आ रही हूँ। और उसने ना उस लेटर में एक चीज़ और एड्रेस करी थी कि रिजवानुर रहमान और रुकवानुर रहमान दोनों भाइयों के बीच का रिलेशन कितना ज़्यादा खराब था। इसके रिप्लाई में फिर से किशोर जहान ने ये कहा कि ठीक है, तुम्हें अगर नहीं आना कि तो कोई बात नहीं है, तुम अब किसी को भी अपना भेज दो, किसी को भी भेज दो, हम तुम्हारा सामान दे देंगे, पर आने से 24 घंटे पहले बता के आना, और हम वो सामान नहीं देंगे जिसको सीबीआई ने सीज करा है, जिसको सीबीआई ने अपने पास रखा है। क्योंकि तुम अपने पिता के पास रह रही हो और तुम्हारा पिता ही फर्स्ट एक्यूज है, सबसे पहला सबसे खतरनाक एक्यूज है इस केस में, तो इसीलिए वो सामान तो तुम्हें नहीं मिलेगा। और रही बात मेरे 2 बेटों के रिश्ते के बारे में, तो तुम्हें इतनी जल्दी इस सब के बारे में कैसे पता चल गया? और मुझे, मैं जो कि उनकी माँ हूँ, मैं जो उनके साथ हमेशा से रहती आई हूँ, मुझसे ज़्यादा भी तुमको कैसे पता है बे? रिजवान की डेथ के बाद ना बहुत सारे पॉलिटिशियन ने, बहुत सारे बड़े लोगों ने स्टेटमेंट्स दिया रिजवान के फेवर में, और पुलिस को ना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया उनके इस बिहेवियर के कारण, उनके इस इंटरफेरेंस के कारण ऑफ 2 कंसेंटिंग अडल्ट के मैरिज के बीच में आ रहे थे ना लोग, इसीलिए उनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज और बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोला गया। इनफैक्ट एक इंडियन सिंगर जो कि एक्स MP भी है, कबीर सुमन, उन्होंने एक प्रोटेस्ट सॉन्ग भी लिखा है, शोइंग सिंपैथी for the Hindu-Muslim couple named Rizwanur Prityo in the year 2008, 22nd September को रिजवान की मौत के एक दिन के बाद ये रूमर फैला था कि पुलिस के कस्टडी से रिजवान की बॉडी गायब हो चुकी थी, जिसके बाद करीब 300 लोग पूरे गुस्से में बेकाबू होकर रास्ते पे निकल गए और पुलिस और लोगों की तगड़ी सी झड़प हो गई, जिसमें 24 लोग, 17 पुलिस घायल हुए थे और 12 गाड़ियों को आग लगा दी गई थी, इंक्लूडिंग 4 पुलिस जीप्स एंड 8 प्राइवेट बसेस। अब अकॉर्डिंग टू CBI रिजवान ने सुसाइड करा था। तो CBI ने अशोक तोडी, प्रदीप तोडी, अनिल सर्रागी, 3 ऑफिसर्स, फॉर्मर डिप्यूटी कमिश्नर अजय कुमार, ACP सुकंती चक्रवर्ती, सब इंस्पेक्टर कृष्णेडू दास और रिजवान के दोस्त मोहिउद्दीन और पप्पू को रिजवान को सुसाइड करने के लिए मजबूर करने के लिए के जुर्म में चार्ज किया और उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल चार्जशीट फाइल करी। CBI also recommended कि फॉर्मर कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी और फॉर्मर DC ज्ञानवंत सिंह के ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई जाएगी फॉर इंटरफेयरिंग इन द मैरिज ऑफ 2 कंसेंटिंग अडल्ट्स। ऑन 13th August 2008, Supreme Court of India stopped all proceedings in the Rizwanur Rahman case till the Kolkata High Court decided Ashok Todi's petition challenging CBI charge sheet against him. On 11th February 2009, a government railway police officer अरिंदम मन्ना जो रिजवान की डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनका किसी ने मर्डर कर दिया था और उनकी बॉडी रेलवे ट्रैक के बगल में मिली थी। उनके ऑफिस से कुछ दूरी पे उनके लेफ्ट आई, राइट लेग पे चोट के निशान थे और उनका गला बहुत गहरा कटा हुआ था। मन्ना के फैमिली मेंबर्स ने क्लेम करा कि ये एक मर्डर है, ना कि सुसाइड। और उसके भाई ने ये कहा कि अरिंदम जो थे वो 2 फोन्स रखते थे, एक वोडाफोन और एक एयरटेल। पुलिस को ना फोन तो मिल गया था पर उसमें सिम नहीं था, सिम किसी ने गायब कर दिया था। तो पुलिस ने ये कंक्लूड करा कि हाँ ठीक है, किसी ने इसका मर्डर करा है और उसी को छुपाने के लिए, एविडेंसेस को मिटाने के लिए इसका सिम गायब कर दिया गया है। और जिस तरीके से उसके बॉडी पे इंजरीज थे ना, उसको सुसाइड तो कहा ही नहीं, उसको सुसाइड तो कहा ही नहीं जा सकता। इसीलिए उन्होंने उस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट करने की सोची, पर इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने ये कह दिया कि इसकी डेथ सुसाइड के कारण ही हुई है, इसका किसी ने मर्डर नहीं करा है। दुख की बात तो ये है कि जो प्राइम अक्यूज्ड थे, दी तोडीज, वो सब के सब अभी फ्री घूम रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं बाहर, पर केस अभी भी चल रही है। बट हु केयर्स, कुछ होने तो वाला है नहीं। आई जस्ट होप कि एक दिन रिजवान के मॉम को जस्टिस मिले, रिजवान को जस्टिस मिले। रिजवान की मॉम सत्य में विजेता शो में भी आ चुकी है एंड आई मस्ट से आई वॉज डेवास्टेटेड उनकी बातें सुन के उस एपिसोड में। वेल, आपको क्या लगता है, रिजवानुर रहमान ने सुसाइड करा है या फिर उसका मर्डर हुआ है? Do let me know your point of view in the comment section. Well, इसी के साथ अभी के लिए रिजवानुर रहमान का केस यहीं पे ख़त्म होता है।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो यू कैन डेफिनेटली लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू मी। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कोई सा भी टॉपिक कवर करूँ, लाइक कोई सा भी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री किसी भी केस को कवर करूँ, तो यू कैन डेफिनेटली सजेस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अभी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए सी या, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।